दोस्तों आज बाजार में भयंकर गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीजन है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में आज बिकवाली का ऐसा दौर शुरू हुआ कि सब कुछ आप देख सकते हो स्वाह हो गया। लोगों को भारी नुकसान हुआ। एक ही दिन में 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए लोगों के। तो ये आईटी सेक्टर में इतनी भारी गिरावट क्यों आई इसको समझेंगे अच्छे से। यहाँ पे इन्फोसिस के अंदर भी आज भारी गिरावट थी। आगे की संभावना अब क्या बन रही है। और दूसरी तरफ विप्रो लिमिटेड की बात हुई, यहाँ पर भी हमने बहुत भारी गिरावट देखी है। तो इन्फोसिस और विप्रो दोनों दिग्गज खिलाड़ी आज धराशायी हुए क्योंकि एडीआर में भी गिरावट थी। अब ये गिरावट की असली वजह को समझेंगे और आने वाले समय क्या फिर यहाँ से स्थिति बेहतर होगी, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आप देखो कि आज बाजार में जबरदस्त गिरावट हुई और निवेशकों का करीब 3 लाख करोड़ रुपया आज डूब गया। सेंसेक्स में इंट्राडे में 700 पॉइंट की भारी गिरावट देखने को मिली और 83,500 का स्तर आज दिखा दिया। तो ये देखो कि आईटी कंपनियों में जो बिकवाली शुरू हुई इसने पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ दिया। तो अमेरिका से जो खबरें निकल के आ रही है उसकी वजह से ये पूरा मूड बिगड़ा। और आप देख लो कि आईटी शेयरों में जो गिरावट का असर और ऊपर से एचयूएल का कमजोर नतीजा ने इसमें और घी का काम किया जिससे बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। तो आज की गिरावट का सबसे बड़ा अगर विलन किसी को कहे तो वो आईटी सेक्टर है। आईटी सेक्टर ने ही ये भारी गिरावट दिखाई है। निफ्टी आईटी इंडेक्स में आज 4% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा जैसी दिग्गज शेयरों में 4 से लेकर 5% तक की भारी गिरावट देखने को मिली। अकेले इस सेक्टर की गिरावट ने निवेशकों के 1.3 लाख करोड़ रुपए डुबा दिए। यानी आईटी सेक्टर में ही लोगों को काफी भारी नुकसान हुआ। तो आईटी सेक्टर में इस भारी गिरावट की वजह है अमेरिका की एआई स्टार्टअप कंपनी एंथ्रोपिक। इस कंपनी ने हाल में ही कानूनी कामों के लिए एक नया एआई टूल लॉन्च कर दिया है। यह टूल कॉन्ट्रैक्ट की रिव्यू, लीगल ब्रीफिंग जैसे काम ऑटोमेटिक तरीके से कर सकता है। यानी जो काम पहले आईटी कंपनियां करती थी उसकी जो टीम करती थी वो सारे काम ये एआई टूल अकेला कर रहा है। यानी हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू करना, लीगल ब्रीफिंग जैसे काम भी ये अकेला मशीन कर रहा है। तो अब बाजार को डर है कि अगर एआई ने ये सारे काम संभाल लिए तो जो इंडियन आईटी कंपनी है उनके रेवेन्यू पे भारी असर देखने को मिलेगा। यानी उनका जो बिजनेस है ये एक सॉफ्टवेयर ले सकता है। तो जियोजेट फाइनेंस सर्विस के डॉक्टर वी के विजय कुमार का कहना है कि एंथ्रोपिक के इस झटके के जो असर से जो टेक कंपनियों का जल्दी उभरना मुश्किल लग रहा है। यानी आने वाले समय भी आईटी कंपनियां और दबाव में रह सकती है। अब गिरावट की दूसरी जो वजह देखें तो यहाँ पे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर जो टिकी हुई नजर थी और वहां से जो आंकड़े आए उसने निवेशकों को निराश कर दिया है। तो अमेरिका में जनवरी महीने में जॉब डाटा उम्मीद से कई ज्यादा बेहतर आए। यानी जॉब डाटा में मजबूती देखने को मिली है। तो ये एक तरह से आमतौर पे इकोनॉमी के लिए तो अच्छी बात हो जाती है कि इससे इकोनॉमी मजबूत हुई है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात मिल रही है उसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। तो मजबूत जॉब के आंकड़ों का मतलब ये हो गया कि अब जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व है वो ब्याज दरों में कटौती करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएगा। यानी जल्दी ही अब ब्याज दरों में और कटौती नहीं होगी। जबकि निवेशक ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि जून में ब्याज दरें और कम होगी। लेकिन अब सीएमआई के ग्रुप के डेटा के मुताबिक दर स्थिर रहने की संभावना दिख रही है। और जो अब दिखे कि 24.8 से बढ़कर 41% हो गई है। ब्याज दरें ऊंची रहने का मतलब है कि विदेशी निवेशक भारत जैसे बाजार में पैसा निकालकर सुरक्षित अमेरिकी बॉन्ड्स में लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हो कि यहाँ से जो पैसा और निकल सकता है, विदेशी निवेशकों का पैसा बाहर निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको दूसरा पहलू भी समझना चाहिए। तो यहाँ पे आईटी उद्योग संगठन जो है नेस्कॉम, उनका कहना है कि एडवांस एआई भारत के आईटी सर्विस सेक्टर को खत्म नहीं करेगा बल्कि उसकी भूमिका को और मजबूत और नया रूप देगा। तो संगठन के मुताबिक एंथ्रोपी का जो नया टूल है ये क्लाउड जो कानूनी, सेल्स और मार्केटिंग डेटा जो विश्लेषण जैसे काम ऑटोमेट तरीके से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये मान लेना गलत है कि इससे भारत की आईटी कंपनियां पीछे छूट जाएगी। यानी भले ही एक एआई सॉफ्टवेयर कितना भी शानदार काम करे लेकिन आईटी कंपनियों का बिजनेस आगे ऐसा ही रहेगा। उसके लिए कोई आवश्यकता जो है वो बनी रहेगी।
यहाँ पे देखो कि नासकॉम का कहना है कि भारतीय आईटी कंपनियां जटिल और बड़े जो वैश्विक सिस्टम है उसके साथ काम करती है, जहाँ कई सिस्टम और बिखरा हुआ डेटा होता है। ऐसे माहौल में एआई को सीधे तुरंत इस्तेमाल करने वाला समाधान नहीं माना जा सकता, यानी एआई वो सारे काम नहीं कर सकता। बड़े एंटरप्राइजेस एआई में लागू करने के लिए इंसानों की भूमिका जरूरी रहती है, जो बिजनेस और इंडस्ट्रीज की गहरी समझ रखते हैं। यानी सब कुछ मशीन से ये नहीं किया जा सकता, उसके लिए इंसानी दिमाग की आवश्यकता होती है। तो नासकॉम के अनुसार सेक्टर में अब बदलाव आ रहा है, जहां आईटी सर्विस कंपनियां एआई के प्रयोग को लेकर अब बड़े पैमाने पे इस प्रक्रिया को लागू करें, यानी एआई को एक्सेप्ट किया है इस समय आईटी कंपनियों ने। और आईटी कंपनियां एआई कंपनियों को अपने बिजनेस में इस्तेमाल करके उसके हिसाब से अपना नया सिस्टम ला रही है। इस समय जो नए एआई से जो अवसर पैदा हुआ उसका इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है। एआई रेडी अब डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी आईटी कंपनियों ने कर लिया है, यानी अब नए तरीके से बिजनेस शुरू होगा। तो आप समझ सकते हो कि एआई के आने से बिजनेस में कमी नहीं आएगी बल्कि बिजनेस बढ़ेगा। तो नासकॉम इस समय आशावान है कि इंडिया का बिजनेस खराब नहीं होगा। अब यहाँ पे विप्रो लिमिटेड की बात हो, आज 218 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 4.79% की काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे इसका एक फ्रेश लो बन गया 52 वीक का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज 218 रुपये का इंटरडे का लो और ये इसका 52 वीक का नया लो। तो आज विप्रो ने आप देख सकते हो कि अपना एक नया लो बना दिया, ये बहुत बड़ी खराब चीज हो गई है। आईटी शेयर दबाव में आ गए और विप्रो ने आज एक नया लो बना के दबाव की स्थिति बना दी, जिससे एक पैनिक सेलिंग दिखाई दे सकती है समय जब बाजार बेहतर है, लेकिन विप्रो अपने फ्रेश लो पे है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर ने होल्डिंग अपनी ट्रिम की है, 72.64% पाई, जो पिछले क्वार्टर में 72.66% थी। लेकिन एफआई ने अपनी होल्डिंग और कम करके एक थोड़ी और चिंता बढ़ा दी है, 8.22% बढ़ा गई एफआई की होल्डिंग, जो सितंबर में 8.45% थी। इसके अलावा डीआई की बात उन्होंने होल्डिंग जरूर बढ़ा दी है, 7.86% थी होल्डिंग सितंबर में, जो बढ़ा के 8.38% कर ले। तो इंडिया के जो फंड हाउस है वो भरोसा करे स्टॉक पे। जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है, 10.89% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो अब घट के 10.63% हो चुकी है। अदर की होल्डिंग अनचेंज है। तो इस समय सिर्फ इंडिया के जो फंड हाउस है वही स्टॉक पे भरोसा करे, बाकी इस समय माहौल निगेटिव बना हुआ है। यहाँ पे इन्फोसिस लिमिटेड की बात को 1384 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5.97 यानी लगभग 6% की भारी गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे 52 वीक का जो लो है 1307 का और हाई 1894 का, स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के लो के आसपास ये भी आ गया है। और आपको ये पता होगा कि 1800 में वो कंपनी ने यहाँ पे बाई बैक लाया था, लेकिन शेयर प्राइस जो है वो अब नीचे आ गई है, लगभग 1400 पे आ गई, यानी बाई बैक प्राइस से भी काफ़ी नीचे, लगभग 400 रुपये नीचे स्टॉक आ गया है। तो जिनको बाई बैक का फायदा मिला था वो काफ़ी निवेशक फायदे में रहे। अगर हम इन्फोसिस की तुलना करें तो ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। पहली टीसीएस है जिसका पी रेशियो 19.41 का है। इन्फोसिस नंबर 2 पे जिसका 19.50 का पी रेशियो, दोनों ही काफ़ी अच्छी लग रही है। एचसीएल टेक्नोलॉजी का 23.27 का पी रेशियो है, जबकि विप्रो लिमिटेड की अगर बात करें उसका 17.27 का पी रेशियो है। और एलटीआई माइंड ट्री का 29.82 का पी रेशियो है। टेक महिंद्रा की बात करो 31.27 का पी रेशियो है, जबकि प्रेसिडेंट सिस्टम का 47.85 का पी रेशियो है। तो अगर हम पी रेशियो के हिसाब से देखें तो इसमें आपको विप्रो सबसे कम प्राइस पे दिखाई देगा। इसकी सिचुएशन इस समय देखें तो ये थोड़ा सा आप देखें ये कंफर्टेबल प्राइस पे, यहाँ से उम्मीद बेहतर हो सकती है। और अगर सबसे हाई प्राइस देखें तो प्रेसिडेंट सिस्टम की है, वो यहाँ पे पी रेशियो के हिसाब से महंगा है। लेकिन अब आईटी सेक्टर ही दबाव में आ गया, जैसे स्थिति बदलेगी तो यहाँ पे फिर एक पॉजिटिव माहौल बन सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।